Hello everyone. So today in this my video lecture we will discuss about the paper 9, that is ICT in education, and unit 2 communication and educational technology. In this we will discuss about the unit 2. In this we will discuss communication in the classroom. Under this we will discuss about the nature of classroom communication and factors affecting classroom communication. Okay, so let's start. Students, we have already discussed about the communication. Communication is a two-way process and there are some important elements, okay, are there. They are basically sender and receiver and message. Okay, so sender sends message and receiver receives the message through the proper channel, and in a classroom we generally use to do same thing. तो किसी भी कक्षा में क्लासरूम कम्युनिकेशन का क्या स्वरूप है, ये जानने के लिए हमें क्लासरूम के नेचर को भी जानना आवश्यक है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नेचर ऑफ क्लासरूम. किसी भी क्लासरूम का स्वरूप क्या होता है या प्रकृति क्या होती है. ओके, तो classroom communication is a two-way process. As communication is a two-way process, classroom communication is also two-way process. We can say this is a bipolar process. The first nature of any classroom is bipolar process. Then this is a dynamic process. ठीक है, bipolar process means द्विपक्षीय प्रक्रिया है एंड डायनामिक प्रोसेस एक गतिशील प्रक्रिया होती है. किसी भी कक्षा का जो नेचर होता है, उसकी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, गतिशील होती है. अर्थात किसी भी कक्षा में कुछ भी चीज़ पैसिव नहीं होता है. टीचर एज अ सेंडर एंड स्टूडेंट्स एज अ रिसीवर क्या करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. और कक्षा में हम सिर्फ किसी एक चीज़ को नहीं करते हैं. यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर आप किसी कक्षा को पढ़ाने के लिए जाते हैं तो आप स्टार्ट करते हैं विद सेट इंडक्शन. आप इंट्रोड्यूस करते हैं चैप्टर को. आफ्टर दैट आप उसे डेवलप करते हैं, इवेलुएट करते हैं. ओके, तो ये जो प्रोसेस है आपस में चल रही है ताकि टीचिंग और लर्निंग अच्छे से हो सके और लर्निंग इफ़ेक्टिवली हो. ओके, इफ़ेक्टिव लर्निंग हो. तो इसके लिए हमें गतिशील रहना पड़ता है. हम किसी एक भी चीज़ में एक टॉपिक में या किसी एक चीज़ में स्टक नहीं रहते हैं. तो दिस इज़ अ डायनामिक प्रोसेस. द नेचर ऑफ एनी क्लासरूम कम्युनिकेशन इज़ अ डायनामिक. देन दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस. वाई दिस इज़ साइकोलॉजिकल प्रोसेस? क्योंकि बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं जो मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करती हैं. जैसे किसी भी छात्र की मानसिक स्थिति, शिक्षक की मानसिक स्थिति, और किसी भी चीज़ को हम यहाँ पे लर्न करते हैं कैसे, नोन टू अननोन. जिस चीज़ को हम पहले से जानते हैं उसके आधार पर क्या करते हैं, अननोन को जानने की कोशिश करते हैं. जो ज्ञात नहीं है उसे जानने की कोशिश करते हैं. तो इसके लिए कई साइकोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं. लाइक हम सुनते हैं, समझते हैं, तर्क करते हैं और फाइंडिंग तक पहुंचते हैं किसी भी क्लासरूम इंटरैक्शन में. ओके, देन दिस इज़ अ गोल ओरिएंटेड. तो किसी भी क्लासरूम कम्युनिकेशन का एक नेचर क्या है कि यह गोल ओरिएंटेड है, लक्ष्य निर्धारित है. क्यों? क्योंकि विदाउट एनी पर्पस वी कांट से एनीथिंग इन अ क्लासरूम. हम किसी एक शब्द नहीं बोल सकते हैं विदाउट किसी पर्पस. ये सिर्फ क्लासरूम की बात नहीं है, इन जनरल जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो विदाउट पर्पस, विदाउट एनी गोल हम कुछ नहीं बोल पाते हैं या बोल सकते हैं या मैसेज सेंड कर सकते हैं. तो क्लासरूम में जो इंटरैक्शन होता है वो क्या होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, क्योंकि दिस इज़ रिलेटेड टू लर्निंग. ओके, और लर्निंग, व्हाट इज़ लर्निंग? दिस इज़ modification of our behavior, that means positive development. Okay, now cooperation is the next nature of any classroom communication.
ये कोऑपरेशन पर आधारित है, जहाँ पे छात्र और शिक्षक एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, छात्र और उसके सहभागी छात्र एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। ओके, और इसके आधार पर, इस कोऑपरेशन के आधार पर हम क्या करते हैं, एक कक्षा को चलाते हैं। तो कम्युनिकेशन का क्या प्रोसेस है यानी क्लासरूम, इसको समझने के लिए हमें किसी भी क्लासरूम कम्युनिकेशन का नेचर या उसकी प्रकृति को समझना आवश्यक है। मैं फिर से दोहराती हूँ, उसकी कम्युनिकेशन की जो कैपेसिटी है उसको, दैट इज़ बाइपोलर, ठीक है, द्विपक्षीय प्रक्रिया है, डायनामिक गतिशील प्रक्रिया है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, गोल ओरिएंटेड लक्ष्य आधारित प्रक्रिया है, एंड कोऑपरेशन सहकारिता पर आधारित प्रक्रिया है। देखिए क्लासरूम का स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी भी क्लासरूम कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, यह IRF पर आधारित होता है। IRF मीन्स I इज़ फॉर इनिशिएशन, सेकेंडली रिस्पॉन्स एंड थर्ड फीडबैक। I इनिशिएशन, R रिस्पॉन्स एंड F फीडबैक। यहाँ पे इनिशिएशन किया जाता है, रिस्पॉन्स होता है और फीडबैक होता है। मतलब हम इसे आरंभ करते हैं, शुरुआती तौर पर कुछ देते हैं और इस पर एक प्रतिक्रिया होती है छात्रों के द्वारा और वो क्या करते हैं, उसकी प्रतिपुष्टि करते हैं। तो दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू कम्युनिकेशन साइकिल। ओके, तो इसमें इंस्ट्रक्शन होता है किसी भी कक्षा के स्वरूप में, जहाँ पे टीचर इंस्ट्रक्ट करती है स्टूडेंट्स को। इवैल्यूएशन होता है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, ठीक है, एंड डिस्कशन होता है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो मेनली होती हैं किसी भी कक्षा में। आइए जानें कि क्लासरूम कम्युनिकेशन का अर्थ क्या है। क्लासरूम कम्युनिकेशन, इन अ क्लासरूम द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू द मैसेज एंड काउंटर मैसेज which constitute the teaching learning process। किसी भी कक्षा में कम्युनिकेशन का अर्थ यह होता है जो कि मैसेज और उसकी प्रतिपुष्टि संदेश पर आधारित होता है और यह शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में यूज़ होता है। यह इन्वॉल्व करता, अभी हमने डिस्कस किया पहले ही, इनिशिएशन, रिसेप्शन एंड रिस्पॉन्स। दैट मीन्स सेंडर क्या करता है, इनिशिएट करता है मैसेज, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। ओके, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उस पर रिएक्शन करते हैं, एक्शन करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, एंड इस रिस्पॉन्स को दे यूज़ टू सर्व एज अ फीडबैक। इस रिस्पॉन्स को एज अ फीडबैक वो टीचर तक देते हैं। और शिक्षक एज अ सेंडर फीडबैक लेकर क्या करता है कि वह यह जज करता है, वह यह जानने की कोशिश करता है कि वेदर शी और ही इज़ अंडरस्टैंडेबल और नॉट टू देयर ऑडियंस। ओके, तो ये क्लासरूम का स्ट्रक्चर है, क्लासरूम कम्युनिकेशन का एक स्ट्रक्चर है। ओके, वी विल डिस्कस नेक्स्ट what is the classroom communication। तो according to Graham Nathal, we can say the communication that teacher and students use to communicate with each other in the classroom, that is classroom communication। I'm repeating again, according to Graham Nathal about the classroom communication, the language that teachers and students use to communicate with each other in the classroom। किसी भी कक्षा में छात्र और शिक्षक के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं, कक्षागत संप्रेषण कहते हैं। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू M. Webster, it is a verbal interchange of ideas in the classroom in the situation of learning। It is a verbal interchange of ideas in the classroom in the situation of learning। यह क्या है, एक वर्बल इंटरचेंज है। इसको कह सकते हैं कि शाब्दिक आदान, यह विचारों
अकॉर्डिंग टू वेम वेबस्टर कि किसी भी सीखने की प्रक्रिया में क्लासरूम में उपयोग में लाए जाने वाले शाब्दिक जो आदान प्रदान है उसे हम क्या कहते हैं, क्लासरूम संप्रेषण कहते हैं या कक्षागत संप्रेषण कहते हैं। ओके, नाउ इसका प्रोसेस क्या है, किसी भी क्लासरूम कम्युनिकेशन की प्रक्रिया क्या है। फर्स्ट इज टॉक, बातचीत या स्पीच, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, सुनना और बोलना, क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग, प्रश्न करना और उत्तर करना, वी कैन से प्रश्नोत्तरी, डिस्कशन चर्चा करना एंड इवैल्यूएशन मूल्यांकन करना। किसी भी कक्षा की एक प्रक्रिया यही होती है, हम बातचीत करते हैं, हम स्पीकिंग एंड लिसनिंग करते हैं, हम कक्षा में क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं और इवैल्यूएशन करते हैं। ये एक टू वे प्रोसेस होता है जो शिक्षक और छात्रों के बीच में होता है थ्रू डिफरेंट चैनल्स। मैं डिफरेंट चैनल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी हम इंटरनेट के सहारे बातचीत कर रहे हैं एंड आप इंटरनेट के सहारे ही मुझसे सवाल पूछेंगे और मैं रिस्पॉन्स करूँगी, इसलिए। ओके, तो ये जो गतिविधियाँ क्लासरूम कम्युनिकेशन में होती हैं, दीज आर ऑल अबाउट द लाइक कम्युनिकेशन ओनली। ये कम्युनिकेशन की जैसी ही हैं लेकिन ये गोल ओरिएंटेड होती हैं। ओके, और यहाँ हम अधिगम की परिस्थिति में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो हम इसके बैरियर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कुछ क्लासरूम कक्षागत संप्रेषण जो है उसके लिए उसमें बहुत सारे बैरियर्स आ जा रहे हैं, मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, आप उसको लिखेंगे। जो फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं, द फैक्टर्स आर फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशंस आर abnormal स्पीड ऑफ एनी स्पीच, किसी भी व्याख्यान का बहुत तेज गति का होना, अनफैमिलियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, छात्र और विद्यार्थियों का अनफैमिलियर जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसका उपयोग करना, यूज़ ऑफ अनफैमिलियर वर्ड्स एंड टेक्निकल टर्म्स विदाउट एक्सप्लेनेशन, बिना किसी व्याख्यान के जब हम ऐसे शब्दों और टेक्निकल टर्म्स का यूज़ करते हैं जो कि आपसे परिचित नहीं है या शिक्षक से परिचित नहीं है या छात्र से परिचित नहीं है, तो वह भी एक तरह का बैरियर है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स, एज अ टीचर हमें बच्चों के लेवल को समझना है और उनकी प्रीवियस नॉलेज को समझना है। ओके, देन इन अटेंटिवनेस ऑफ द स्टूडेंट्स, छात्रों का अटेंटिव नहीं होना, क्लास में तो वो होते हैं बट वो डे ड्रीमिंग में होते हैं, वो कहीं और होते हैं, किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, तो वो वहाँ होकर भी प्रत्यक्ष रूप से लिसनिंग नहीं कर पाते हैं, तो ऑब्जर्वेशन भी नहीं कर पाते हैं। ओके, देन अनसिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जब हम किसी भी बात को अनसिस्टमेटिक वे में बिना क्रमबद्ध रूप में रखते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि अक्रमबद्धता, किसी भी विषय वस्तु की अक्रमबद्धता। देन लैक ऑफ स्कोप ऑफ इमीडिएट फीडबैक, तुरंत पृष्ठपोषण का ना होना या उसकी कमी होना या उसका अभाव होना, यह भी कक्षागत संप्रेषण के लिए एक को प्रभावित करने वाली एक बहुत बड़ी बाधा है। देन लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़ इन द क्लासरूम, कक्षा में भौतिक उपकरणों का अभाव, जैसे अगर आपके पास टेबल नहीं है, बेंच नहीं है, गर्मी का मौसम है और फ़ैन नहीं है, तो और आप क्लास में कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप क्या नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर लर्निंग नहीं कर पाएंगे। देन अनहेल्दी मोरल इन्वायरमेंट ऑफ द क्लासरूम, अगर क्लासरूम का इन्वायरमेंट अनहेल्दी है, चाहे वो मॉरली हो, फिज़िकली हो या इमोशनली हो, तो पीपल आर नॉट एबल टू लर्न
एनीथिंग। ओके, आइए हम इसके बैरियर्स जो कारक हैं जो प्रभाव डालते हैं कक्षागत संप्रेषण में प्रभाव डालने वाले कारकों के बारे में एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। पहला कारक है लैंग्वेज बैरियर्स, भाषागत बाधाएं। ये भाषागत बाधाएं जो हैं वो हो सकती है सीमेंटिक भी, और भाषा में डिफरेंसेस का भी हो सकता है। ओके, देन साइकोलॉजिकल बैरियर्स, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि अगर मैं साइकोलॉजिकली काम नहीं हूँ, काम माइंड में नहीं हूँ, साउंड माइंड में नहीं हूँ, तो एज अ टीचर तो आई कांट सेंड अ प्रॉपर मैसेज एंड रिसीवर कांट रिसीव द प्रॉपर मैसेज। ओके, देन फिज़िकल बैरियर्स के बारे में हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। ये बताता है किसी भी रिसीवर के फिज़िकल स्टेट के बारे में। उदाहरण के लिए अगर उसे सुनने में प्रॉब्लम है या देखने में प्रॉब्लम है, ये उनका फिज़िकल शारीरिक समस्या पर आधारित है, तो क्लासरूम संप्रेषण प्रभावित होता है। देन एटीट्यूडनल बैरियर्स, अगर हमारा अभिवृत्ति, सुनने की क्षमता और अभिवृत्ति क्या है, यह अगर पहले से स्टेटेड ना हो, जैसे कि सपोज़ अनहेल्दी, मैं अभी ठीक नहीं हूँ, अनहेल्दी हूँ, और उस पर मुझे कुछ सीखने की कोशिश की जा रही है, कुछ सिखाने की कोशिश की जा रही है, तो आई एम नॉट एबल टू लर्निंग एनीथिंग, क्योंकि मैं शारीरिक रूप से साउंड नहीं हूँ और वो मेरे लर्निंग को अफेक्टेड कर रही है। इसी तरह से होता है कल्चरल बैरियर्स। एक कक्षा में हम डिफरेंट कल्चर से लोग आते हैं, और कुछ लोग किसी भी चीज़ को ग्रास्प करने की क्षमता अधिक रखते हैं, कुछ लोग कम रखते हैं, या फिर उसे लेने के लिए क्रमबद्धता का अभाव होता है उनमें। तो ये सारे बैरियर्स क्या होते हैं, इफ़ेक्ट डालते हैं किस पे, हमारी लर्निंग पे। ओके, तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज़ कम्युनिकेशन इन अ क्लासरूम एंड व्हाट आर द बैरियर्स that affects classroom communication. Thank you.